Asset ठीक है। classification and method recovery. कौन सी थी? Asset classification and method recovery. अच्छा, एसेट क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो अभी आपका क्लास जो है वो है रिस्क एंड फ्रॉड मैनेजमेंट पे। ऑलराइट, सबको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? आशीष जी, आपको आवाज नहीं आ रही है? जी मैम, आवाज आ रही है। आ रही है, सबको आ रही है। ठीक है आशीष जी, आप अपने एंड पे चेक जी करिए। ठीक है, ओके। तो आती है सब मैडम। लोग, नॉट ऑडिबल। हाँ, साउंड आ रहा है। आवाज आ रहा है? ठीक है। आप लोग अपने आप को म्यूट रखिएगा, मैं भी अपना पीपीटी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर इस दौरान आप लोग को कुछ पूछना है, कुछ बातचीत करनी है, तब अनम्यूट करिएगा। ठीक है, छोटा ही सेशन है ये, अराउंड 1 आवर लगेगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग मैम। इजी टॉपिक। हाँ, गुड मॉर्निंग। प्रेजेंट सर क्लास संजा मैम, सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रही हूँ। ओके मैम। सबको दिख रहा है? पीपीटी दिख रहा है सबको? विजिबल है मैम। ओके ओके ओके, गुड। प्रॉपरली विजिबल है मैम। ठीक है, ठीक है, ओके। ऑलराइट, तो अच्छा, हम स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताइए, आप रिस्क एंड फ्रॉड मैनेजमेंट से क्या समझते हो? रिस्क और फ्रॉड से क्या समझते हो, पहले आप मुझे ये बताइए। मैम रिस्क मैम, अगर हम प्राइवेसी कोई नहीं लगा पाते हैं तो वो एक रिस्क है हमारी तरफ से। क्या चीज नहीं कर पाते अपनी? हाँ बताइए। मैम अगर तो जैसे कि हम हमारे पीसी को अगर कुछ प्राइवेसी के तौर पर सिक्योर नहीं कर पा रहे, जैसे कि उसका फायरवेल फंक्शन ऑफ है, तो वो हमारे लिए रिस्क है मैम। ओके, ठीक है। फ्रॉड को, रिस्क और फ्रॉड को और कोई आप लोगों में से क्या समझते हैं? किसको सुनाई नहीं दे रहा? आशीष, आपकी तरफ से मुझे लग रहा है प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी सबको आवाज आ रहा है। आप अपना नेट चेक करिए, ये अपना सिस्टम चेक करिए। ठीक है आपका मैम। हाँ बताइए, अरविंदु आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, मेरे को कंप्लीट चल रहा है। ठीक है, रिस्क एंड फ्रॉड से आप में से और कोई आंसर देना चाहेगा कि आप लोग क्या समझते हो? रिस्क एंड फ्रॉड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आप इसमें से हटा दीजिए, आप नॉर्मल बताइए कि रिस्क से या फ्रॉड से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। रिस्क क्या होता है और फ्रॉड क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम रिस्क एक यूजर की वजह से हो सकती है, फ्रॉड मैम अगर हम प्राइवेसी कम रखते हैं तो वो हमारे लिए फ्रॉड है। और कोई अदर। अच्छा, बहुत सिंपल से बताते हैं केशव जी, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, रिस्क का मतलब क्या है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? जोखिम। ठीक है, रिस्क जो है किसी भी एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, हेलो। चाहे आज चाहे आज जो है, अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, वो जो है अपने स्पोर्ट्स में चैंपियन हो, लेकिन उसको भी रिस्क है किसका? स्पोर्ट्स इंजरी होने का। चाहे वो क्रिकेट प्लेयर हो, चाहे वो कोई फुटबॉल प्लेयर हो, कोई भी प्लेयर हो, वो चाहे जितना भी अच्छा अपने स्पोर्ट्स में हो, लेकिन एक रिस्क है ना कि उनको कभी भी इंजरी हो सकती है। राइट? वैसे ही कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमन है, कोई भी जो अपना बिजनेस चलाता है, आज अभी तक अगर उन्हें प्रॉफिट है, हो सकता है कल को उनके बिजनेस में उन्हें लॉस हो, फिर प्रॉफिट हो, फिर लॉस हो। तो बिजनेस में रिस्क एसोसिएटेड है या नहीं है? वैसे ही किसी की जॉब है, जॉब करते करते कभी किसी रीजन की वजह से उसका ले ऑफ हो जाए, उसे फायर कर दिया जाए, तो जॉब में भी इनसिक्योरिटी रहती है ना। कोई ड्राइविंग ही कर रहा हो, चाहे जितना भी सेफली ड्राइव करो, मतलब मेरा है कि कोई भी एक्टिविटी आप करो, किसी ना किसी प्रकार का रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड होता है। ओके, इसको हम बोलेंगे रिस्क। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड होता है धोखाधड़ी। इसको हम बोलेंगे कि किसी ने किसी को बेवकूफ बना के, अगर बैंकिंग सर्विसेज की बात की जाए,
उसके अकाउंट में से पैसे निकाल लिए, ठीक है। या फ्रॉड क्या हुआ, किसी को आपने जो है किसी तरीके से उसका जो है उसको हार्म पहुंचाया, किसी भी दूसरे इंसान को हार्म पहुंचाया, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि उसके साथ क्या किया गया, फ्रॉड किया गया। वो जो था जानता नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन उसको साथ प्रॉब्लम उसके लिए क्रिएट की गई, ठीक है। तो रिस्क एंड फ्रॉड मैनेजमेंट में आज हम बैंकिंग सर्विसेज के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। और इसलिए हम ये बात करेंगे क्योंकि जब हम बैंकिंग की बात करते हैं तो बैंकिंग से क्या जुड़ा हुआ है, कैश, राइट। कैश रखते हैं ना हम लोग बैंक में, पैसे रखते हैं हम लोग बैंक में। तो जब पैसे का इन्वॉल्वमेंट रहता है तो रिस्क क्या होता है, वो बढ़ जाता है और फ्रॉड होने के चांसेस कस्टमर के लिए, बैंक के लिए और बीसी के लिए बढ़ जाते हैं। समझ में आया आपको कि हम इस वाले सेशन में क्यों रिस्क एंड फ्रॉड मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं? सिंपल सेशन है, आप लोग बस अगर ध्यान से सुनेंगे तो काफी क्वेश्चंस जो भी आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यूज में आप उसको आंसर कर पाओगे, ठीक है। सबको दिख रही है स्लाइड्स? सबको दिख रहा है ना? ठीक है, ओके। तो आज जब हम स्टार्ट करेंगे रिस्क एंड फ्रॉड मैनेजमेंट का सेशन, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, ठीक है। रिस्क, इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस रिस्क, कंसंट्रेशन एंड सिस्टमिक रिस्क। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक रिस्क की। तो ये रिस्क कब इन्वॉल्व होता है, जब कोई भी बीसी फील्ड पे एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं अपने बिहाफ पे, जो कि उनकी रेगुलेटेड एंटिटी जो कि यहाँ पर बैंक है, वो जो है उनके द्वारा उन्हें उसका परमिशन नहीं है, तब भी अगर बीसी जो है वो एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं अपने बिहाफ पे, तो जो रिस्क इन्वॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक रिस्क, ठीक है। अब जो ये स्ट्रैटेजिक रिस्क है ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि जो आपकी बैंक है उसका फेलियर है कि वो अप्रोप्रिएट ओवरसाइट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया है आपकी एक्टिविटीज के ऊपर, ठीक है। तो ये जो फेलियर है वो बैंक का है कि उन्होंने इनएडिक्वेट एक्सपर्टीज है उनके पास कि वो जो है फील्ड पे जो काम बीसी कर रहे हैं उसको ठीक से मॉनिटर नहीं कर पाए हैं, ऑलराइट। तो अब जो स्ट्रैटेजिक रिस्क है इसको किस तरीके से हम मिटिगेट करेंगे, जो स्ट्रैटेजिक रिस्क है उसको मिटिगेट करने के लिए 3-4 चीजें हैं। सबसे पहली कि जो ब्रांच मैनेजर है वो रिव्यू करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट को टाइम टू टाइम। तो जो ब्रांच मैनेजर है वो क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को टाइम टू टाइम जो आपके साथ साइन होता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि एमओयू और अग्रीमेंट जो भी आपके साथ साइन हुआ है उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि क्या एक्टिविटीज बीसी जो है वो फील्ड पे कंडक्ट करेंगे, जिससे कि बीसी को क्लैरिटी रहे अपने काम, उनका जॉब रोल या उनका नेचर ऑफ ड्यूटी कैसा रहेगा। तीसरी चीज ये है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग पार्टीज जो भी बीसी है उसको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग जो है वो जो है इम्पार्ट होनी चाहिए पार्टीज को। पार्टीज यहाँ पे कौन है, कंसर्न आप बीसी, जिससे कि बैंक उन्हें बता पाए कि जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है उस पे क्या क्या एक्टिविटीज उन्हें कंडक्ट करने की परमिशन है और बीसी को वो ही एक्टिविटीज कंडक्ट करनी है। चौथी चीज ये है कि जो भी बीसी है उनकी रोल या ड्यूटी क्या है ये पब्लिक तक पहुंचाई जाए मीडिया के थ्रू, जिससे कि लोगों के बीच में भी अवेयरनेस हो
कि बीसी का क्या रोल है और बीसी क्या एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये तीन चार चीजों का ध्यान रखा जाए तो जो स्ट्रैटेजिक रिस्क है उसको क्या कर सकते हैं हम, मिनिमाइज स्ट्रैटेजिक रिस्क को हम क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, अब जो दूसरा रिस्क है वो है हमारा ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है? ऑपरेशनल रिस्क तब इन्वॉल्व होता है जब बीसी जो है फील्ड पे वो क्या करते हैं, उनको अपना काम करना है, उन्हें जो है घर घर जाना है, उन्हें जो है बहुत सारे लोगों को क्या है बैंकिंग से जोड़ना है। अब बैंकिंग से गांव जैसी जगह पे बहुत से फैक्टर्स हैं जो उनके काम में क्या है चैलेंज बनते हैं। नंबर वन है टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अगर टेक्नोलॉजी का फेलियर होता है जब वो अपनी सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं तो क्या रिस्क इन्वॉल्व होगा, उसे हम बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क, मतलब ऑपरेशंस में बाधा आ रही है किसी पे। इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो बैंक है वो एक अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म डेवलप करे जिसमें कि जो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज है उसको एग्जामिन करने के लिए एक बैकएंड टीम बनाई जाए, ठीक है। वो बैकएंड टीम में क्या हो, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उनके काम उनके काम में से मतलब जब वो किसी कुछ काम करे कोई टेक्निकल एरर वो फेस करते हैं तो वो जो है उस टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम से सोल्यूशन मांग सकते हैं, ठीक है। उनका काम है कि वो रेक्टिफाई करें टेक्निकल प्रॉब्लम्स। दूसरी बात है कि जो बीसी है वो एडिक्वेटली ट्रेन, कि अगर कोई टेक्नोलॉजिकल फेलियर आता है तो वो जो है प्रिकॉशंस ले पाए, ठीक है। फर्स्ट क्या हो, उनके अगर ऐसा कुछ इशू आया है तो फील्ड पे वो सबसे पहले जो है उसका सोल्यूशन दे पाए। पर अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो उनके लिए बैंक द्वारा बनाई हुई एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो कि उनके टेक्निकल प्रॉब्लम्स को का सोल्यूशन दे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब एज अ बीसी आपको बहुत बार ऐसी जगहों पे काम करना पड़ सकता है जहाँ पे डिफिकल्ट फिजिकल टेरेन है, ठीक है, जैसे कि पहाड़ी इलाके हो गए जहाँ पे बहुत से ट्रांसपोर्टेशन का चैलेंज है, ठीक है। वहां पे क्या चैलेंज है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का चैलेंज है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो किसी फेस करते हैं तो बैंक का ये काम है कि वो उनको वो रिसोर्सेस प्रोवाइड करें कि स्मूथ फंक्शनिंग जो रहे बीसी की रहे, ठीक है। अगर वो काम कर रहे हैं तो उन्हें किसी तरीके की दिक्कत नहीं आए, वो अपनी सर्विसेज बेस्ट क्वालिटी की दे पाए। तो इसलिए चाहे वो फाइनेंशियल कैपेसिटी ही क्यों ना हो, बैंक्स को ये सारी चीजें रेक्टिफाई करनी चाहिए और ये सारी चीजें पीसी को प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि वो अपने काम में उनके कोई रुकावट नहीं आए और वो ठीक से जो है अपना काम कर सके, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि जो उनके काम में प्रॉब्लम आती है जिस वजह से वो अपना काम डिलीवर नहीं कर पाते हैं फील्ड पे, उसका हम ऑपरेशनल रिस्क बोलते हैं। और इसको किस तरीके से मिटिगेट करना है, कम करना है, वो चीजें भी हमने यहाँ पर बात करेंगे। तीसरा रिस्क जो है उसको हम बोलते हैं रेपुटेशन रिस्क। अब ये रिस्क कौन सा है, ये रिस्क तब इन्वॉल्व होता है जब किसी जो है वो पुअर सर्विस अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ सर्विस। क्वालिटी की बात करें तो उनकी क्वालिटी नहीं होती, कंसिस्टेंसी नहीं होती, वो कंसिस्टेंट नहीं है अपने काम को लेके, टाइमलाइंस को नहीं अडियर करते हैं, कहते हैं कि जो काम एक हफ्ते में होना चाहिए उनको उन्होंने महीने लगा दिए हैं। अडेप्टेबल नहीं है अपने वातावरण से, जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब होती है तो दिक्कत किसको आती है, दिक्कत आती है कस्टमर को, आपके क्लाइंट। अगर आपके कस्टमर को दिक्कत आ रही है तो क्या होगा, देखिए आप हमेशा ये बात समझिए कि आप जो है जब एज अ बीसी काम कर रहे हैं तो बैंक का फेस आप ही है, ठीक है। आपकी बैंक जो है उसके आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, बैंक की इमेज आप कैरी कर रहे हो। आप ये समझ लीजिए कि जो कस्टमर है उसने कभी बैंक को नहीं देखा है, ठीक है। उसने किसको देखा है, उसने सिर्फ आपको देखा। अगर आप ठीक से उसको सर्विस नहीं प्रोवाइड करोगे तो वो ये समझेगा कि ये पूरी बैंक खराब है और यही बात जो है वो दूसरों को भी बताएगा।
तो इससे क्या होता है, बैंक की रेपुटेशन खराब होती है। तो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन और एंगेजमेंट किस तरीके से है किसी का, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात है रिस्क मिटिगेशन टेक्निक। तो एक फीडबैक सिस्टम कस्टमर्स के लिए ऐसा डेवलप करना चाहिए जिससे कि बैंक ब्रांच मैनेजर या जो भी कंट्रोलर है वो मॉनिटर कर पाए कि किस तरीके का काम पीसी जो है फीडबैक करते हैं। रेपुटेशन रिस्क को रोकने के लिए या कंट्रोल करने के लिए ये भी टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीडबैक सिस्टम क्या है वो पूरा रिफ्लेक्ट करेगा कि किस तरीके का काम किया गया है। दूसरी बात है प्रॉपर ट्रेनिंग वीसीस को देनी चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए कि वो क्वालिटी सर्विस क्लाइंट्स को दे। ओके, अगर प्रॉपर ट्रेनिंग, देखिए हमने ये स्ट्रैटेजिक रिस्क में भी बात किया कि प्रॉपर ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग वीसीस को मिलना चाहिए, उनको ये जानने के लिए कि उनके क्या उनका जॉब रोल इन्वॉल्व करता है। वैसे ही उन्हें ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि किस तरीके की क्वालिटी सर्विस वो प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाइंट्स। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि कस्टमर के साथ कैसा बिहेवियर रखना है। बहुत अलग अलग टाइप के कस्टमर्स के साथ आपका इंटरेक्शन होंगे, कुछ शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, कुछ बहुत ज्यादा स्वीट होंगे, ठीक है, कुछ बहुत स्मूथ टाइप के कस्टमर्स होंगे जिनके साथ काम करने में आपको, जिनके लिए काम करने के लिए आपको दिक्कत होगी। तो हर टाइप के कस्टमर को आपको टैकल करना भी सिखाना चाहिए। ओके, तीसरी बात है कि जो भी ब्रांच मैनेजर है, जो भी कंट्रोलर है, उसको रेगुलर इंटरेक्शन बीसी के साथ मेंटेन करना चाहिए। पहली बात तो पीरियोडिकल वॉच रखे वो जो है कैसे पीरियोडिकल वॉच रखेंगे, फीडबैक सिस्टम के थ्रू उसको जो है कंडक्ट कराना, एक फीडबैक सिस्टम को, फीडबैक सिस्टम डेवलप करना, फिर फीडबैक जो है जो भी आया है उसको जो है ठीक से देखना। उसके बाद में अगर उन्हें लगता है कि इन एरियाज में बीसी को काम करने की जरूरत है, तो ये सारी चीजें या कुछ सुझाव अगर कस्टमर के द्वारा दिया गया है तो उस पर काम करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें रेगुलर इंटरेक्शन बीसी के साथ मेंटेन करना और उनको ये चीजें कन्वे करना, जिससे कि अगर उनकी कोई प्रॉब्लम उन्हें आ रही है या कोई चीजें हैं, कोई चैलेंज वो फेस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर वो अपना काम कर सके और सुधार सके। ठीक है, तो रेपुटेशन रिस्क इसको याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इससे जो है पूरा बैंक का इमेज खराब हो सकता है अगर बीसी जो है पुअर सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को देंगे। तो अब जो रिस्क की हम बात करेंगे उसको हम बोलते हैं कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस रिस्क कब इन्वॉल्व होता है, तब इन्वॉल्व होता है जब जो प्रोसीजर्स और एक्टिविटीज बीसी जो है कर रहे हैं फील्ड पे वो अकॉर्डेंस में नहीं है अब उनके बैंक से। ठीक है, मतलब बैंक द्वारा जो स्टिपुलेटेड प्रोसीजर और प्रैक्टिस है उसको बीसी जो है नहीं फॉलो कर रहे हैं। अगर लोन एप्लीकेशन 5 स्टेप में करना है वो 3 स्टेप में कर रहे हैं, चौथा स्टेप छोड़ रहे हैं, फिर 5वां स्टेप कर रहे हैं, मतलब कोई चीज का प्रोसीजर ना फॉलो करना, तो उससे जो रिस्क इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं कंप्लायंस रिस्क। दूसरी बात है कि कंप्लायंस रिस्क तब भी इन्वॉल्व होता है जब बीसी जो है वो अपने कस्टमर या क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल नहीं रखता। ठीक है, आपका कंप्लायंस रिस्क है, इसको किस तरीके से मिटिगेट किया जाए। तो सबसे पहले तो आप लोगों का जो भी अग्रीमेंट है उसको क्लियरली उसमें इंडिकेटेड होना चाहिए कि क्या प्रोसेसेस हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, और ब्रांच को, बैंक ब्रांच को उसको पीरियोडिकली वॉच से किसी भी कस्टमर की ब्रीच हुई किसी थर्ड पार्टी को अगर दिया गया तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जैसे कि उन्हें पिनलाइज किया जाएगा या उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
आपके याद रखिएगा कि अपने कस्टमर का इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके पास और आपके बाद सिर्फ बैंक के पास रहना चाहिए। कोई भी तीसरा आदमी को आपको उनकी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है, ठीक है। तो बीसी को अंडरटेकिंग लेनी चाहिए उनसे कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो उनके ऊपर एक्शन हो सकता है, क्योंकि पेनल्टी लग सकती है या उनको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। ये है हमारा कंप्लायंस रिस्क। अब हम बात करते हैं एग्जिट स्ट्रैटेजी रिस्क की। ये रिस्क तब इन्वॉल्व होता है जब अप्रोप्रिएट एग्जिट स्ट्रैटेजीज जो है वो बैंक द्वारा नहीं बनाई गई है या ठीक से दे आर नॉट इन प्लेस, ठीक है। क्या होता है कि बहुत बार देखा गया है कि अगर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, फीडबैक कस्टमर का ले रहे हैं, तो पता चलता है कि बीसी जो है फील्ड पे नहीं ठीक से अपना जॉब कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, रिप्लेसमेंट करना है। अब रिप्लेसमेंट पॉसिबल है, लेकिन आपके जो कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स हैं, ये सारी चीजें हैं, उसमें ये सारी चीजें बैंक को पहले से ही मेंटेन करनी चाहिए। उनको पहले से ही क्लॉजेस क्या है वो देने चाहिए कि किस तरीके से किसी का एग्जिट कराना, किस तरीके से दूसरे को वहां पे पोजीशन करना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एग्जिट स्ट्रैटेजी रिस्क। अब जो दूसरा रिस्क है वो है हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्क। कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्क क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्क तब इन्वॉल्व होता है जब बैंक जो है वो इन्फोर्स नहीं कर पाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। उसके लिए बीसी, पीएफ या आपका जो भी बैंक है, उन्हें एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट ड्यू डिलिजेंस दिखानी चाहिए इन चेकिंग देयर कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके। दूसरा हमारा है इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस रिस्क। ये रिस्क तब इन्वॉल्व होता है जब आपकी जो रेगुलेटेड एंटिटी है, जो कि है बैंक, वो टाइमली डेटा, सॉरी रेगुलेटेड एंटिटी है जो कि हो आप बीसी हो, ठीक है। बीसी रेगुलेटेड एंटिटी है, रेगुलेटर आपका बैंक है। तो रेगुलेटर जो है, जब आप अपने बैंक को टाइमली डेटा या इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते हो अपने कस्टमर से या अपने जो भी आपने काम किया है उससे रिलेटेड, तो हमारा इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस रिस्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है? अब इसको मिटिगेट करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आप काम कर रहे हो फील्ड पे, तो हो सकता है कि आपने 10 लोगों का कैश हैंडल किया है, कुछ 10 ट्रांजैक्शन किए हैं। अब उन 10 ट्रांजैक्शंस में अगर आपने 8 ट्रांजैक्शंस जो है ठीक से डॉक्यूमेंट करी और 2 ट्रांजैक्शंस आपने डॉक्यूमेंट नहीं करी, आपने सोचा वो मैं कल कर लूंगा, कल आप भूल गए, फिर आप जो है ऐसे करते करते वो जो है स्लिप ही हो गई इंफॉर्मेशन आपके दिमाग से, तो क्या होगा, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ही बैंक को जाएगी, राइट। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको ठीक से डॉक्यूमेंट करो, ठीक है। आप जो भी डॉक्यूमेंट किया है उसको ठीक से रिपोर्ट करो। अगर डॉक्यूमेंट ही नहीं करोगे तो रिपोर्ट आपकी ठीक ही नहीं जाएगी, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस रिस्क को कम करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ठीक से अपना काम डॉक्यूमेंट किया जाए और फिर उसको डॉक्यूमेंट करके ठीक से रिपोर्ट किया जाए। जो लास्ट है हमारा रिस्क वो है कंसंट्रेशन रिस्क। ये तब होता है कि जब बैंक ओवर रिलाई कर जाती है एक सिंगल सर्विस प्रोवाइडर, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसको मिटिगेट करने के लिए ये नेसेसरी अरेंजमेंट्स जो है बैंक को पहले से बना के रखने चाहिए कि बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए काफी पीसीपीएफ पे, जिससे कि ये कंसंट्रेशन रिस्क है ये इन्वॉल्व नहीं है। एज अ बीसी जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिस्क जो है आपकी नेचर ऑफ जो भी आपका ड्यूटी है, आपके जो फंक्शन है, आपका जो जॉब है, उसमें बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क एसोसिएटेड है, ठीक है। क्योंकि आपका क्या है, क्लाइंट के साथ डीलिंग, पब्लिक के साथ डीलिंग। दूसरी बात क्या है, कैश के ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व रहते हैं। तो जब कैश के ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व रहते हैं तो आपको क्या करना है, कैश मैनेजमेंट करना है। कुछ कभी कभी क्या होता है, ऑपरेशनल इश्यूज हो जाते हैं, तो हैंडल करना कैश को, ये सबसे बड़ा रिस्क रहता है बीसी के लिए, ठीक है। तो आपके लिए क्या नेसेसरी है, आपके लिए ये नेसेसरी है कि ये जितने भी रिस्क हैं इनको किस तरीके से आप मिनिमाइज कर पाए। ये क्या हो रहा है बीच में, ये किस तरीके का आवाज आ रहा है? ये किस तरीके का आवाज आ रहा है बीच में?
मैम हमारे यहाँ तो नहीं आ रहा है। आप लोगों को सुनाई दे रहा है ये टिंग 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 आवाज आवाज? आवाज क्लियर आ रही है मैम? नहीं नहीं कुछ No, भी नहीं है, डिस्टर्बेंस कोई भी नहीं है। क्लियर नहीं, आवाज आ रही है मैम। अच्छा नहीं, ये बीच में ये जो आवाज आ रही है सुनाई दे रही है आप लोग को? ये मुझे ही सुनाई दे रहा है। नहीं मैम हमें तो क्लियर सुनाई दे रहा है। अच्छा, आप लोग को क्लियर सुनाई दे रहा है, तो मेरे Student- में शायद। स्टूडेंट्स के किसी के नहीं आ रहा है मैम आवाज। अच्छा, स्टूडेंट्स का नहीं, मतलब वो टिंग टिंग जैसे बेल का आवाज होता है ना, बेल का आवाज आ रहा था, नहीं, नहीं, नहीं। कंटिन्यूअसली आ रहा। नहीं आ रहा है मैडम। नहीं आ रहा। जो भी है ठीक है। देखिए, बीसी और बैंक की अभी हमने बात की कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क को फेस करते हैं, उसी तरीके से जो है हमारे कस्टमर्स की रिस्क की बात नहीं है। देखिए, अभी हम बात करने वाले चैलेंजेस क्या कस्टमर फेस करता है, ठीक है। तो एज अ कस्टमर आप बैंकिंग सर्विस कुछ अवेल करने गए हो, तो कोई आपने चैलेंज फेस किया हो, किसी तरीके का चैलेंज आपने फेस किया हो अगर आप बैंकिंग सर्विस। कोई शेयर करना चाहेगा? जैसे तो होता क्या कि हफ्ता दिन का टाइम लग जाता हो पैसा रिवर्स होने में, इस तरह का इशू आता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाँ, ये तो बहुत ही वैलिड है, ये तो सभी के साथ होता ही रहता है कि कभी कभी क्या है, पैसा जो है यूपीआई यूज करने में जो है 4-5 दिन लग जाता है अगर कट गया और नहीं रिसीव हुआ है किसी दूसरे को, राइट। और कुछ? मैम सर्वर जैसे इश्यू आ जाता है कभी कभी बैंक से। सर्वर का इश्यू आता है, बिल्कुल। कभी कभी उनका सर्वर नहीं चल रहा है, तो हमें अगर कुछ इम्पोर्टेंट काम है, उस दिन हम बैंक गए हैं, तो सर्वर की वजह से काम नहीं हो पाता, ठीक है। और कोई? और कोई कुछ बताना चाहेगा? ये मेरे को गूगल पे में बारकोड ही नहीं आता है, बहुत टाइम हो गया, मैं बैंक में भी कॉल किया, सब जगह कुछ हल नहीं है, इसका बारकोड ही नहीं आता है। तो इसका क्या हल कुछ मिला नहीं आपको? तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, 2 मंथ हो गया, मैं बैंक में भी गया और गूगल पे से भी बात किया, तो बोलते हैं कुछ इश्यूज है। मेरे फोन में नहीं है, स्कैनर जो होता है ना बारकोड, मेरे फोन में नहीं है, बाकी सबके फोन में आ रहे हैं, या तो प्रॉब्लम सबके है, मेरे में ही आ रहा है ओनली। बैंक में बात किया, वो भी हल अभी तक नहीं हुआ, 2 मंथ हो गए। ओके, तो मतलब आप एक चैलेंज फेस कर रहे हो, ठीक है। और कोई? और कोई? और किसी को कभी कोई चैलेंज फेस कर रहे हो? मैडम कभी एटीएम में डेबिट करते हैं लेकिन डेबिट हो जाता है लेकिन पैसा मिलता ही नहीं है, कैश मिलता ही नहीं है। फिर उसके बाद में क्या सोल्यूशन रहता है आपका, क्या किस तरीके से? वो बैंक जाते हैं? बैंक के पास जाना पड़ता है। तो बैंक के पास जाए, बिल्कुल ठीक है। ये भी होता है। और कोई कुछ बताना चाहता है? मैम डिवाइस चेंज करते हैं तब नहीं हो पाता है कभी कभी। डिवाइस चेंज करते हैं, ओके। मैम पासबुक में जब एंट्री लगानी होती है तो तब कभी कभी मशीन नहीं चल रहा होता है। हाँ, पासबुक में भी ऐसा होता है, यू आर राइट। हाँ, जब पासबुक में एंट्री कराना होता है तो उसमें भी दिक्कत आता है। एटीएम रेस्पॉन्स नहीं देता है मैम कभी कभी। हाँ बिल्कुल, एटीएम रिस्पॉन्स नहीं देता। ये तो कभी कभी क्या होता है, एटीएम ही आपका क्या है, आउट ऑफ ऑर्डर है, ठीक है, जी मशीन मैम। नहीं चल रहा है। और मशीन चल रहा है तो कभी कभी आउट ऑफ कैश है, तो आदमी जो है कस्टमर क्या होता है, वो पैसा विड्रॉ नहीं कर पाता है, चाहे मैम कोई भी इशू हो, है ना, तो मैम, इनकन्वीनियंस रहता है उसके लिए। हाँ जैसे बुक प्रिंट करवाते हैं तो बोलते हैं सर्वर से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है मैम। हाँ बिल्कुल, सर्वर का इशू, हाँ टेक्निकल इशूज आते रहते हैं, ठीक है। और कोई? मैम कुछ? मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स काफी टाइम से अपडेट कराना चाह रहा हूँ बट वो अपडेट नहीं हो रहा है। अच्छा, ओके, बैंक में, ठीक है। क्या मैंने रिटर्न एप्लीकेशन भी दिया, वर्बली भी कई बार विजिट भी किया एंड अपडेट करने के लिए वो बोलते हैं कि आपका 24 आवर्स में हो जाएगा, बट धीरे धीरे 1 ईयर हो गया अभी तक अपडेट नहीं हो रहा है।
1 ईयर से नहीं अपडेट हुआ आपका? मैम, यस मैम। ओके, हाँ जी, हेलो मैम। मैं एक हाँ जी, बीसी चलाता है, फिनो पेमेंट बैंक का बीसी चलाता है मैं। हाँ तो जी, मेरे कस्टमर के साथ बहुत होता है, जब एटीएम में पैसा निकलने गया उसी टाइम करंट चला जाता है, उसको बैटरी बैकअप नहीं रहते, वो पैसा कट जाता है लेकिन पैसा वापस नहीं आता है। वो मेरे को फोन करता है, मेरे को ऐसा हो गया, मैं बोलता तुम 2-3 दिन रुक जाओ, तुम्हारा पैसा हाँ, वापस आ जाएगा। तो हाँ। मैं कभी कंप्लेन नहीं कि वो बहुत सारे आदमी से हुआ, वो फिर पैसा वापस आ गया। अच्छा, आ गया था ना पैसा, तो वापस आया ना उसका? मेरे कस्टमर को बहुत हुआ, लेकिन वो पैसा आ जाता है। कोई अच्छा, अच्छा। बेंगलोर से, कोई चेन्नई से पैसा उठाने के जाता है, दिल्ली से बोलता हम्म, है और करंट चला गया, अभी पैसा नहीं आ रहा है, तो हाँ क्या करूं। जी, उन लोग उधर चुपचाप बैठे रहते हैं, करंट जब तक नहीं आएगा तब तक बैठे रहेगा, क्योंकि वो अच्छा, में बैटरी पिकअप नहीं है। तो करंट आने के बाद भी पैसा नहीं आता है, तो उस टाइम मेरे को फोन करते हैं, मैं बता आप चुपचाप जाओ, 2-3 दिन रुक जाओ, पैसा आ जाएगा। तो 72 आवर्स के अंदर पैसा वापस आ जाता है, कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं है, होता है। ठीक है, ओके। और कोई कुछ बताना चाहेगा या बस? ओके, ठीक है, तो देख, मैम हाँ बताइए, कोई ऐप करते तो उसमें आइडल स्टेटमेंट आना मैम, क्या कोई चीज? कोई प्रोसेस ही नहीं हो पाना मैम, आइडल स्टेट हो जाना मैम, बीच में रुक अच्छा, जाना। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, समझ गई मैं। देखिए, डिफरेंट चैलेंजेस हम सबको पता है कि किस अलग अलग टाइप के जो है, जब हम कोई सर्विस बैंकिंग से रिलेटेड लेने जाते हैं, चाहे वो कैश निकालना हो, कैश ट्रांजैक्शन हो, या फिर पासबुक अपडेट करना हो, कोई भी चीज, मतलब अलग अलग तरीके से कस्टमर जो है इनकन्वीनियंस फेस करते हैं, ठीक है। अब बैंक ये जानबूझ के नहीं करता है कि कस्टमर को इनकन्वीनियंस हो, लेकिन कुछ ना कुछ जो है ऐसा हो जाता है, चाहे वो टेक्निकल एरर हो, चाहे एटीएम मशीन का खराब होना हो, या क्या है, कस्टमर खुद बैंकिंग की नॉलेज ज्यादा नहीं रखता हो, कि बैंकिंग अवेयरनेस ना हो। जैसे कि क्या, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड बात क्या हुई कि देखिए, एक चीज होती है ओटीपी, है ना। हमने देखा है कि जब हम कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो ओटीपी आता है हमारे फोन पे, फिर हम जो है वो ओटीपी डालते हैं, तो हमारा जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि ओटीपी क्या है, वन टाइम पासवर्ड क्या है। अब जिन लोगों को वो अकेले, मतलब खुद से अगर नहीं ट्रांजैक्शन कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उन्हें थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, राइट। थर्ड पार्टी, क्योंकि उनको नहीं पता ये ओटीपी का कंसेप्ट क्या है, ये ओटीपी कैसे यूज करना है, तो वो किसी और पे रिलाय करते हैं। अब जिस पे वो रिलाय कर रहे हैं, जो भी वो थर्ड पार्टी है, हमें तो नहीं पता कि वो जेन्युइन इंसान है या नहीं है। हो सकता है वो जेन्युइन हो, तो उसने आपकी ट्रांजैक्शन कर दी आपके लिए, लेकिन हो भी सकता है कि वो आपके साथ फ्रॉड कर ले, ठीक है। वो आपके पैसे जो है किसी न फ्रॉड से आपके पैसे निकाल ले। तो क्या है, कस्टमर अपने आप को किसी तरीके के रिस्क से एक्सपोज कर रहा है, जो कि वो रिस्क किसमें चेंज हो सकता है, वो फ्रॉड में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी की तरह वर्क कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, तो अपने कस्टमर को बैंकिंग की नॉलेज दें, बैंकिंग से रिलेटेड ये चीजें समझाएं, किस तरीके से ओटीपी का यूज करना है, किस तरीके से बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने हैं, कैश ट्रांजैक्शंस करने हैं, ठीक है, जिससे कि वो इस तरीके के फ्रॉड से, रिस्क से अपने आप को एक्सपोज नहीं होने, ठीक है। दूसरी बात क्या है, बहुत बार देखा है एटीएम का पिन जो है लोग भूल जाते हैं। अगर एटीएम का पिन 3 बार आप गलत एंटर करते हो, तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। तो चाहे वो आपका एटीएम का पिन उसमें हो, आप अगर अपने उस एटीएम मशीन पे डाल रहे हो, या फिर आप जो हो नेट बैंकिंग कर रहे हो, वहां पे भी गलत डाला 3 बार, तो ब्लॉक हो जाएगा अकाउंट। अब अगर कोई कस्टमर है, उसने ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है, और उसको बहुत जरूरत है पैसे की, अगर उसने उसका बैंक अकाउंट जो है अगर ब्लॉक हो रहा है, तो उसी समय तो कोई उसको बैंक रिप्रेजेंटेटिव या स्टाफ मदद नहीं दे पाएगा, एक दिन तो उसको वेट करना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या है, ऐसे केसेस में कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस होती है, ठीक है।
और तब और भी ज्यादा हो जाती है कि अगर उसे अपनी हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसी को केटर करना है, अगर उसको किसी हॉस्पिटल का बिल देना है या कोई सर्जरी के लिए ऑपरेशन के लिए उसको पैसा देना है या कुछ दवाइयों के लिए जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें उसको दवाइयां परचेज करनी है और पैसे की जरूरत है या एजुकेशन फीस देनी है, लास्ट डे है, अगर वो नहीं है उसका अकाउंट ब्लॉक हो गया तो वो पैसे कहाँ से एक्सेस करेगा। तो ऐसी सिचुएशंस और भी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो उसमें क्या है कस्टमर के लिए काफी इनकन्वीनियंस या काफी चैलेंजिंग हो जाता है वो सर्कमस्टेंस, राइट। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ठीक से डीसी द्वारा जो भी लोग हैं उनको, जो भी कस्टमर है उनको ये सारी चीजें सिखाई जाए, उनको बताई जाए, जिससे कि ये जो डिफरेंट चैलेंजेस हैं, कुछ चैलेंजेस तो टेक्निकल हैं जिनको आप भी नहीं रिजॉल्व कर पाओगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें कि ओटीपी कैसे यूज करना है, एटीएम का पिन जो है उसको ठीक से याद करना है, ठीक से उसको एंटर करना है, ये सारी चीजें जो है अगर आप लोग उनको समझाएंगे तो कुछ चैलेंजेस खत्म होंगे, ठीक है। और क्या होता है वही जो हम सब जानते हैं, लॉस ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी या स्लो इंटरनेट कनेक्शन आना, नेटवर्क सर्वर का प्रॉब्लम रहना, तो उससे भी क्या है ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाती हैं, तो इनकन्वीनियंस कस्टमर्स को होता ही है। या फिर कभी कभी क्रेडिट डेबिट कार्ड्स यूज करते हैं मर्चेंट एस्टैब्लिशमेंट्स में, तो आपकी वाइटल इंफॉर्मेशन जो है कस्टमर की वो इनके साथ शेयर हो जाती है, तो वहां पे भी क्या है स्कोप ऑफ मिसयूज रहता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, देखिए बैंकिंग सेक्टर में अपने खुद के बहुत सारे इश्यूज हैं, अगर ये हम कहें कि सारे इश्यूज एक साथ खत्म हो जाए तो वो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क की हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, उसमें हमने देखा टेक्नोलॉजिकल इशू, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस की वजह से ये रिस्क इन्वॉल्व होता है। अब इसका आप क्या सोल्यूशन दोगे, क्योंकि डिजिटाइजेशन तो बढ़ ही रहा है ना, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ये सब चीजें बढ़ ही रही हैं। तो अगर नेटवर्क इशू आ जाता है तो उसका तो समाधान हम लोग एकदम से नहीं प्रोवाइड कर सकते, राइट, उसके लिए वेट या थोड़ा इनकन्वीनियंस कस्टमर को होता ही है, ओके। तो जब हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव फ्रॉड मैनेजमेंट की, गलत हो गया है उसको किस तरीके से ठीक किया जाए, ठीक है। तो इफेक्टिव फ्रॉड मैनेजमेंट अप्रोच के 3 ऑब्जेक्टिव है, उसको याद रखिएगा। एक है प्रिवेंशन, दूसरा है डिटेक्शन, तीसरा है आपका रिस्पॉन्स। देखिए इसी तरीके से जब एज अ बीसी आप फील्ड पे काम करोगे तो ये याद रखना कि आपको अपने आप को भी प्रोटेक्ट करके रखना है। आप कस्टमर को तो प्रोटेक्टेड रख रहे हो, उसको समझा रहे हो, उसको बैंकिंग अवेयरनेस दे रहे हो, सब कुछ सही से कर रहे हो, लेकिन आपको अपने आप को भी क्या करना है, प्रोटेक्टेड रखना है। क्योंकि जब एज अ बीसी आप फील्ड पे काम करोगे तो काफी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस जो है उसमें आपको ट्रैक कर सकते हैं बाकी लोग, ठीक है। तो ऐसी क्या एक्टिविटीज हैं जो आपको नहीं करनी है, जिससे कि आपको किसी भी तरीके के फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस में कोई जो है घसीट नहीं पाए। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कैरी आउट कर रहे हो तो अगर कम्युनिकेशन फेलियर है सिस्टम में तो आप उसको नहीं करोगे, ठीक है। दूसरी बात है, आप तब भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं करोगे अगर ट्रांजैक्शन का रसीद या एक्नॉलेजमेंट आप जनरेट नहीं कर सकते। अगर रसीद और एक्नॉलेजमेंट नहीं जनरेट कर सकते हो तो कोई ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं। तीसरी बात है, आप कभी भी अपने कस्टमर से डायरेक्टली कोई भी फीस चार्ज नहीं करोगे और कोई भी तरीके का गारंटी ऑफर नहीं करोगे कस्टमर के फेवर में। आप कभी भी उस एजेंसी बिजनेस के साथ कंटिन्यू नहीं करोगे जिनका कोई प्रूवन क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और कभी भी कोई बैंकिंग सर्विस आपको रेंडर नहीं करनी है जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मना की गई है, स्पेसिफिकली उसका परमिशन नहीं है, परमिट नहीं किया गया आपको, तो वो एक्टिविटी आप नहीं कंडक्ट करोगे, बैंकिंग सर्विस नहीं करोगे, ठीक है। और क्या बातें, आप कभी भी किसी चेक डिपॉजिट को अंडरटेक नहीं करोगे और इनकैशमेंट नहीं करोगे चेक, कभी भी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन नहीं करोगे,
कभी भी कैश एडवांस प्रोवाइड नहीं करोगे, और अपना जो भी आपका काम है उसको किसी और को सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, किसी दूसरी एंटिटी को। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये नहीं कि आपका काम है आप किसी और को बोल रहे हैं, आप किसी और को कह रहे हैं तो वो काम आप कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक चीज है जो नहीं लिखी है स्लाइड में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमने पहले भी पढ़ी है। ये याद रखिएगा कि आप अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो भी आपने कलेक्ट की है वो कभी भी किसी थर्ड पार्टी को नहीं दोगे, चाहे वो कोई भी हो। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके बीच में और आपके बाद बैंक को जानी चाहिए, कोई भी तीसरा आदमी इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीजों का ध्यान रखोगे तो आप अपने आप को सेफ रख पाओगे, कोई भी आपसे आपके ऊपर फ्रॉडुलेंट चार्जेस नहीं लगा पाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। दूसरी बात, अब जो दूसरी चीज हमें पढ़नी है वो है वैल्यूज एंड एथिक्स, और क्या इम्पोर्टेंस एथिक्स और वैल्यूज होल्ड करते हैं बैंकिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। इसको आगे पढ़ने से पहले मुझे कोई बताएगा कि आप वैल्यूज और एथिक्स से क्या समझते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी, कि वैल्यूज क्या होते हैं, एथिक्स क्या होते हैं, उससे आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है, कोई बताना चाहेगा। कोई बात नहीं, आपको अगर जो आपको समझ में आता है आप वो बताइए, चाहे वो गलत हो चाहे मैम वो सही जैसे हो। कि बैंक के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, हाँ जी, उसको फॉलो करना, कोई अनएथिकल एक्टिविटीज नहीं करना। ओके, अनएथिकल एक्टिविटीज नहीं करना, ठीक है। और कुछ, और कोई कुछ बताना चाहेगा, क्या समझते हैं आप और ये क्यों जरूरी है। मैम रिपीट द क्वेश्चन मैम प्लीज। प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना, बिहेवियर, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना, ठीक है। और बिहेवियर, बिहेवियर, ओके, वेरी गुड। और कुछ, मैम रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि वैल्यूज और एथिक्स से आप क्या समझते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी कि ये क्यों जरूरी है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी सोसाइटी में मतलब हमारा गलत मैसेज जाए, या कोई फ्रॉड वाला काम नहीं करना चाहिए ताकि हमारे ऊपर विश्वास बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, गुड, यस, अच्छा ठीक है। और कोई तो कुछ नहीं कहना चाहता, आगे बढ़े हम लोग। यस मैम। ओके, बहुत अच्छा, बिल्कुल। वैल्यूज और एथिक्स क्या है, एथिक्स को हम हिंदी में बोलेंगे सिद्धांत या उसूल, ठीक है। ये सिस्टम है मॉरल वैल्यूज का। देखिए बचपन से हम लोगों को स्कूल में, फैमिली में सब लोग क्या सिखाते हैं, टीचर्स वगैरह क्या सिखाते हैं कि आपको क्या है, ईमानदारी से काम करना चाहिए, ठीक है, सच बोलना चाहिए, ऑनेस्टी रखनी चाहिए, ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए कि दूसरों को तकलीफ हो, ठीक है। तो एथिक्स क्या, ये सारे क्या है, एथिक्स जो है मॉरल वैल्यूज का, मॉरल स्टैंडर्ड जो हमारे समाज ने हमारे लिए बनाई है उसका सेट है, कंप्लीट सेट, जो कि गाइड करता है ह्यूमन बिहेवियर को। ये हमें बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। और बेसिकली एथिक्स क्या है, ये वो चीजें रहती है हमेशा जो कि समाज को, समाज के लिए भला करे, ठीक है, हार्मफुल ना हो सोसाइटी के लिए, ऐसे डिसीजन जो कि समाज के लिए विनाशकारी ना हो, उसके ग्रोथ में, उसके हैप्पीनेस में, उसकी पीस के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, वो हमारे एथिक्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ बैंकिंग के कंसेप्ट में हम एथिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम सब ये जानते हैं कि बैंक्स तभी काम अच्छा कर सकते हैं या काम कर सकते हैं जब उनकी पब्लिक का कॉन्फिडेंस और उनका ट्रस्ट जो है बैंक के साथ,
हम सब किसी ना किसी बैंक से जुड़े हैं। हम अपनी बैंक पे विश्वास रखते होंगे ना, करते होंगे, तभी हम उसमें अपना बैंक का खाता खोला है। इतनी मुश्किल से हम सब पैसा कमाते हैं, तो ऐसे ही तो कहीं पे जाके नहीं रख देंगे अगर उस पर विश्वास नहीं है। जब विश्वास है तभी तो उसके पास जाके पैसा रख रहे हैं कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं, हमारा पैसा सेफ है यहाँ पे। तो एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंकिंग सेक्टर के लिए, क्योंकि क्रेडिबिलिटी बैंक की क्या होती है, एथिकल वर्किंग बैंक की रहेगी तभी उसकी क्रेडिबिलिटी बैंक की बनी रहेगी, वरना कोई नहीं जाएगा। अगर वहां पे लोग जो हैं करप्शन कर रहे हैं, कोई वर्क कल्चर नहीं है, कुछ भी कोई भी स्टाफ कर रहा है वहां का, कोई क्वालिटी नहीं है एम्प्लॉयज की, कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो कोई नहीं ऐसी बैंक के साथ जुड़ना चाहेगा। तो एथिक्स हमें ये सिखाता है कि हमें अपना काम रिस्पॉन्सिबली और सिंसियरली करना चाहिए, जो सही है उसी तरीके से अपना काम हमें डिलीवर करना है। ठीक है। एथिक्स जो है उन जगहों पे जब ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है जहां पे हमें सही और कम सही में रास्ता चुनना है, तो वो हमें गाइड करती है एथिक्स कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। जिस आदमी के उसूल सिद्धांत स्ट्रांग होंगे वो सही डिसीजन ले पाएंगे। हमारी रेपुटेशन जो है, जो लोग एथिकल होते हैं अपने आप रेपुटेशन गार्ड होती है, अपने आप गुडविल बनता है लोगों के साथ। जो लोग अच्छे से, कस्टमर को पता है ये ऐसे ही आदमी जो है, ऐसा ये नहीं है कि हमसे जो है पैसा ले रहा है कुछ काम कराने के, या काम जो है ऐसे ही टालता है, ये सारी चीजें नहीं करता, ठीक से हमारा जो है काम कर रहा है, तो अपने आप जो है बैंक का रेपुटेशन बनता है, आपका रेपुटेशन बनता है। ठीक है। और रिस्क जो है वो अवॉइड होने लगता है अपने आप ही। हम इतनी सारी रिस्क हमने पढ़े, ठीक है, कि डेटा या इंफॉर्मेशन कस्टमर का दे दिया, या ठीक से सर्विस नहीं प्रोवाइड किया, या कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा था उसका पालन नहीं करना। तो ये सारी चीजें, जो एथिकल आदमी रहेगा, जो अपनी ठीक से जो है अपनी ड्यूटी को समझेगा, उसी उसी हिसाब से काम करेगा, तो अपने आप ही ये रिस्क क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे एक तरीके से। राइट। ये चीजें कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अब हम फील्ड पे जाएंगे तो जो पैसा मिल रहा है एज अ बीसी वो तो अलग बात है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा लेते हैं। लोगों का लोन एप्लीकेशन जो है रोक के, या फिर उनका जो लोन एप्लीकेशन है उसको कह के कि भाई ये क्वालिफाई नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा पैसा दो। तो ये सारी चीजें क्या आ जाती है, ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस है। और जो अनएथिकल प्रैक्टिस करेगा तो अपने आप क्या है, बैंक का नाम नीचे गिरता जाएगा। हमें ऐसी कोई चीज नहीं करनी है जो हम नहीं चाहते हैं कि दूसरा हमारे साथ करे। तो हमेशा हमें ये समझना है कि अगर हम नहीं चाहते कि हमारे साथ वो चीज घटना घटे, तो हमें भी वो चीज दूसरे के लिए नहीं करनी है। सिंपल बात। तो हमें उस तरीके से काम करना है कि लोग हमारी रिस्पेक्ट खुद से करें। इसलिए नहीं कि सिर्फ हम बीसीए पर, वो ये इसलिए करें क्योंकि हम इंसान जो है बहुत अच्छे हैं, अपना काम जो है रिस्पॉन्सिबली और सिंसियरली करते हैं। ठीक। एज बीसी जो है आप वो हाथ हैं बैंक के जो कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंश्योर करते हो। आप उन लोगों को बैंक से जोड़ते हो जो बैंक जिनके पास नहीं जा सकता है, जहाँ बैंक की शाखा नहीं है, आप उन लोगों को भी बैंकिंग से जोड़ते हो। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एथिकल प्रिंसिपल्स मेंटेन करो। ठीक है। अब इसी से एक और कंसेप्ट निकल के आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? देखिए, कॉर्पोरेट यहाँ पे कोई भी कंपनी हो सकता है, आपके लिए आपका कंपनी आपका बैंक। ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है ये एक सेट ऑफ रिलेशनशिप होता है कंपनी के मैनेजमेंट का, उसके बोर्ड के साथ, उसके शेयर होल्डर्स के साथ, उसके स्टेक होल्डर्स के साथ। ठीक है। इसका काम ये है कि ऐसी नीतियां लेके आना ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, उसके सीनियर मैनेजमेंट के थ्रू, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में वेल्थ का क्रिएशन हो रहा है, मतलब पैसे की क्रिएशन हो रही है, और साथ ही साथ उससे जितने भी लोग जुड़े हैं उनके लिए क्या क्रिएट कर रहे हैं, वो हैप्पीनेस। ठीक है। सब लोग जो जुड़े हुए हैं वहां पे एक हैप्पीनेस का एनवायरनमेंट है और वेल्थ का भी क्रिएशन, मतलब एक बैलेंस होना हर चीज का।
जब साउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस होता है तो एक अपने आप ऐसा वातावरण बनता है जिसमें कि सब लोग जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं उन सब का क्या होता है, वेलफेयर होता है। ठीक है, करप्शन क्या रहता है, कॉर्पोरेट साउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस की वजह से करप्शन मिनिमाइज होता है, डिलेज जो होती है काम में वो मिनिमाइज होती है, रिस्क मिनिमाइज होता है और मिसमैनेजमेंट भी हमारा मिनिमाइज रहता है। तीसरी बात है कि ये जो है आपके कस्टमर का विश्वास बढ़ाता है, मेंटेन करता है और बैंक और कस्टमर को एक साथ जोड़ता है। एजेंट्स ऑफ बैंक्स पीसी का लिए ये सिग्निफिकेंट रोल है कि वो इंश्योर करे कि उनके कस्टमर का जो ट्रस्ट है, कस्टमर्स का ट्रस्ट हमेशा मेंटेन रहे। ठीक है, कस्टमर्स और क्लाइंट्स का ट्रस्ट टूटना नहीं है, उसको और बढ़ाना है, मजबूत करना है। तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस, कस्टमर का ट्रस्ट बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो बीसी मॉडल है इसका ऑब्जेक्टिव ही है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऐसे लोगों को जोड़ना जो बैंकिंग से कभी जिनका कोई नाता नहीं रहा है। ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस और लोगों का विश्वास, इसको मेंटेन करना होगा। लोगों की, कस्टमर की इंफॉर्मेशन को हमें, ये मैंने बहुत बार रिपीट किया है, मैं फिर से लास्ट में रिपीट कर रही हूँ, उसको सिक्योर करना, उसकी सीक्रेसी मेंटेन करना ये आपके हाथ में और आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है आपका। ठीक है, किसी भी बीसी और बीएफ को किसी भी अपने कस्टमर क्लाइंट का इंफॉर्मेशन कहीं और नहीं देना है बैंक के अलावा। कस्टमर की इंफॉर्मेशन उतना ही दीजिए जितना जरूरी है, फालतू फालतू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है जिसका कोई लेना देना नहीं है आपके जॉब से, ठीक है, या उनके काम से। एक और चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप फील्ड पे काम कर रहे हैं आपको इम्पार्शियल वे में काम करना है, आपको किसी के भी साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, किसी भी तरीके के पॉलिटिक्स में आपको नहीं पढ़ना है। ये नहीं करना है कि किसी का जाति कुछ है, कास्ट कुछ है तो आप उस वे में जो है लोगों के बीच में पक्षपात कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। कस्टमर क्लाइंट में कास्ट या रिलीजन या उनका जेंडर, इन चीजों में आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो, नहीं, ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होगा। आपको सब लोगों को एक समान देखना है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, सब आपके लिए एक समान है। आपको सबको डिग्निटी से, रिस्पेक्ट से, ऑनर से ट्रीट करना है। ठीक है, अगर आप ये सारी चीजें ध्यान रखोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कोई किसी न किसी तरीके के फ्रॉड में आपका नाम ड्रैग कर पाए। ठीक है, अगर आप एथिकल प्रैक्टिसेस मेंटेन करोगे तो अपने आप रिस्क और फ्रॉड क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। राइट, तो कुछ ये चीजें थी, ये आपको याद रखनी है। ये पीपीटी हम जो है अपने आपके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के साथ शेयर करेंगे, वो आपको आपके ग्रुप में आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, इसको 2-3 बार आप रिवाइज करोगे तो इतना कंटेंट से आपका आईबीएफ का पेपर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मुझे बस 1-2 चीजें बताइए। जो ये हमने बात करी कि कस्टमर की इंफॉर्मेशन कहीं और नहीं देनी है, उसको कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेसी उसकी मेंटेन करनी है। अगर बीसी ऐसा नहीं करता है तो किस तरीके का रिस्क हम बोलते हैं उसको, किस तरीके का रिस्क कहलाता है वो, कोई बताएगा? अगर बीसी अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन को सीक्रेसी नहीं मेंटेन करता है तो उसको किस तरीके का रिस्क बोलेंगे? जो आपके दिमाग में आ रहा है वो बोलिए। ठीक है, इसमें कोई सही गलत नहीं, अभी आपने बस अभी सुना है पहली बार, इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो याद होगा। कोई अटेम्प्ट करना चाहे? इंफॉर्मेशन रिस्क आशीष। अच्छा, और कोई? हाँ केशव जी बताइए। मैम कौन सा रिस्क? इंफॉर्मेशन रिस्क होगा। अच्छा, देखिए, ये इंफॉर्मेशन रिस्क नहीं कहलाएगा, इसको हम बोलते हैं कंप्लायंस रिस्क। इंफॉर्मेशन रिस्क होता है हमारा
गुड, आपने अच्छी बात है, आप दोनों ने ट्राई किया। देखिए बहुत आप लोगों को लग रहा होगा कस्टमर की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो हम इसको इन्फॉर्मेशन एंड एक्सेस रिस्क बोलेंगे। जी नहीं, मैम। देखिए इन्फॉर्मेशन रिस्क होता है जब बीसी जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने काम की बैंक तक नहीं पहुंचाते, तो हम उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन एंड एक्सेस रिस्क। ठीक है, जब बीसी अपने काम की रिपोर्टिंग टाइमली और पूरी नहीं पहुंचा पाते हैं बैंक को, तब हम उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस रिस्क। जब बीसी अपने कस्टमर या क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को सीक्रेट नहीं रखते हैं, मतलब इधर उधर जिसने मांगी दे दी, तो उसको बोलते हैं कंप्लायंस रिस्क। ये याद रखिएगा, इसीलिए मैंने ये पूछा आपसे, और ये आ भी सकता है पेपर में। ठीक है, कंप्लायंस रिस्क है ये, अगर अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन को सीक्रेट नहीं रखा या कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा, तो उसको बोलते हैं हम कंप्लायंस रिस्क। ठीक है, आप समझ गए आप इंफॉर्मेशन रिस्क और कंप्लायंस रिस्क में क्या डिफरेंस है? जी मैम। ओके, कंप्लायंस रिस्क में एक चीज और आती है, जब अपने बैंक द्वारा जो भी प्रोसेस प्रोसीजर उन्होंने बोला है कि इस तरीके से करना है, उसको जो है उस तरीके से ना किया गया, अपने तरीके से कर रहे हैं फील्ड पर, तो उससे भी कंप्लायंस रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया आप लोग को? आप जब ये एक दो बार करेंगे, पढ़ लेंगे एक बार टाइप्स ऑफ रिस्क, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। मैम, हाँ जी बताइए। मैम हाँ, क्या चीज, क्या बोल रहे हैं आप? हेलो हाँ बताइए प्लीज। मैडम जी, जैसे मेरी आईडी केशू जाट के नाम से मेरा नाम कैलाश चंद जाट है, तो परजेंट लग गई क्या मैम? क्या चीज? परजेंट लग गई, परजेंट हो गया ना मैम? अच्छा, आपका प्रेजेंट हो गया होगा, आपके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ने सुबह आपकी अटेंडेंस ली थी? मैम तो थोड़ा नेटवर्क वीक रहता है, तो मैम थोड़ा पता कम चलता है मैम, सुबह सुबह नहीं नेटवर्क। अटेंडेंस लग गया होगा, आप चिंता मत करिए, ये अपने आप सिस्टम ना रिकॉर्ड होता रहता है। ठीक है, तो वो अब अटेंडेंस लग गया। वो क्या कि मैडम कभी कभी लेट क्लास होती है, तो हम उस टाइम किस टाइम परजेंट लेते हैं वो अच्छा, तो वो मेरे ख्याल से अपने आप रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, उसमें आपको घबराने की बात नहीं है। बस अपना नाम जो है, अपना नाम आप लोगों को वही डालना है, अपने ये जो नाम दिखते हैं ना, उसमें जो नाम आपने रजिस्टर किया वही नाम होना चाहिए यहाँ पे। ये नहीं आपका नाम कुछ और है, आपका और किसी कुछ और नाम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये बस इंश्योर करिएगा। ये ईमेल आईडी मैम केशू जाट लिख कर आ रहा है, वैसे कैलाश चंद जाट नाम है मैम मेरा। हाँ, तो आप जो है ना इसको कैलाश चंद्र जाट रीनेम कर लीजिए अपने तरफ से, जो आपका जूम है ना, जो जूम में रीनेम करके आता है एक ऑप्शन, उसको रीनेम करके अपना पूरा नाम डाल दीजिए। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैम पीपीटी कहाँ शेयर करते हैं? क्या सबको बोलते हैं शेयर करेंगे, शेयर नहीं करते हैं। अच्छा, ये क्या है ना, ये आपका जो बैच एंड हो जाता है, मैम जंबल वे में चल रही है तो अच्छा समझ नहीं आज का टाइम टेबल नहीं पता आपको? अभी ये क्लास जैसे आपका अभी तो इसके बाद में लंच ब्रेक है, तो 2 बजे आपका क्लास शुरू होगा। तो अभी 2 बजे, अभी आपका जो कोऑर्डिनेटर है ना, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और बताएंगे आपको। ठीक है, अब पर आपका 2 बजे अब क्लास शुरू होगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, और कोई डाउट थैंक यू मैम। हाँ थैंक यू। थैंक्स मैम।